हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ की बात करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी में फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टाइमिंग टू टिल नाउ किया गया है या हो रहा है, उनके बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक शुरू किया है, दैट इज़ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एंड उसमें हम लोगों ने बात किया कि एजुकेशन सेक्टर के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं। पहले तो हम लोगों ने एजुकेशन लिटरेसी के बारे में जाना, देन हमने डिस्कस किया कि इम्पॉर्टेंस क्या है एजुकेशन का, और कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस डिस्कस किए थे। आज के क्लास में बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडिया में जो एजुकेशनल सेक्टर है उसका जो भी ग्रोथ रहा है वो कैसा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे आज का टॉपिक हमारा होगा growth of education sector in India। इंडियन इकोनॉमी में टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमारा ग्रो किया है। जब इंडियन इकोनॉमी अंग्रेज़ों की गुलाम थी एंड 1947 में व्हेन इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, उस समय हमारे कंट्री का जो भी एजुकेशनल सेक्टर था यानी कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे विच इंक्लूड्स number of schools, colleges, universities, number of teachers in the schools, colleges, इस तरह के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लस एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ थे वो 1950 to 51 के कंपैरिजन में प्रेजेंट टाइम पे नो डाउट इंक्रीज़ हुए हैं। और उन्हीं ग्रोथ को हम यहाँ पे डेटा की मदद से और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मदद से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ जनरल एजुकेशन। इंडियन इकोनॉमी में जो जनरल एजुकेशन है, ग्रोथ ऑफ जनरल एजुकेशन, जिसमें सामान्य तौर पर शिक्षा का जो भी स्तर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में उसमें वृद्धि देखी गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो ग्रोथ ऑफ जनरल एजुकेशन है इंडियन इकोनॉमी में, ये ट्रेमेंडस एक्सपेंशन लाइक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, इंडिया में जितनी भी प्लानिंग करी गई है, जिस भी तरह की योजनाएं इंडियन इकोनॉमी में बनाई गई है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे, उन तमाम प्लानिंग्स के दौरान ये देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशनल सेक्टर में ट्रेमेंडस एक्सपेंशन हुआ है। यानी कि आज़ादी या कहो प्लानिंग से पहले और प्लानिंग के दौरान इंडियन इकोनॉमी का जो भी एजुकेशनल सेक्टर था वो एक्सपैंड हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। और इस एक्सपेंशन को ट्रेमेंडस एक्सपेंशन हुआ है किसमें, तो एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। तो एजुकेशनल सेक्टर में जो एक्सपेंशन हुआ है इसको अब हम लोग ज़रा कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं कि किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि इतना एक्सपेंशन दर्ज किया गया है इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशनल सेक्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस बात को एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ कि इंडियन इकोनॉमी में देयर आर 14,50,000, ध्यान दीजिएगा 14,50,000
50,000 स्कूल्स हैं। और ये नंबर ऑफ स्कूल्स जो कि दिखाई पड़ रहे हैं 14,50,000, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है जो कि इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशनल सेक्टर के बारे में बतलाती है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान जो आंकड़े पता चले वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी में फ़िलहाल 14,50,000 स्कूल्स हैं। और ये इकोनॉमिक सर्वे कब का था? तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया था 2011-2012 में, 2011-12 के दौरान देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी में नंबर ऑफ़ स्कूल्स की संख्या आज़ादी के वक्त की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो बढ़ कर के 14,50,000 हो चुकी है। इसके अंदर इट इंक्लूड्स, ये जो हम यहाँ पे स्कूल्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं वो है मात्र, मतलब ये 14,50,000 में प्राइमरी एजुकेशन के लिए सिर्फ जो स्कूल्स अवेलेबल हैं दैट इज़ 67,822 नंबर ऑफ़ स्कूल्स है। ये प्राइमरी स्कूल्स है, ठीक है। यहाँ पे जिस स्कूल्स की बात हो रही है इसमें प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, हायर स्कूल्स भी आ गए, बट इन सब में से सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स की संख्या बात करें, प्राइमरी एजुकेशन या फिर इसको बोलो प्राइमरी स्कूल्स, तो उसकी संख्या जो है वो है आपकी 67,822, जो कि एक रिमार्केबल इंक्रीमेंट को दिखा रहा है कि आज़ादी के वक्त हमारे देश में, या जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे कंट्री का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। और कम होने के पीछे का कारण था कि इंडिया में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। और ये एक कारण बना रहे थे क्यों हम लिटरेसी के मामले में इतने पिछड़े थे, और लिटरेसी जितनी कम थी देश में, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो उतना ही कम था। उसके अलावा हमारे कंट्री में जो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो, ठीक है, एक और डेटा है हमारे पास, स्कूल इनरोलमेंट की बात करें, इनरोलमेंट का मतलब हुआ नामांकन। तो स्कूल्स में जो इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का वो 1950 से 51 में 238 लाख था, ठीक है, 238 लाख इनरोलमेंट था, मतलब इतने बच्चों का नामांकन स्कूल्स में दर्ज था, जो कि 2010 से 11 में, 2011 से 12 में बढ़ करके हो गए 2,722 लाख्स। अब आप यहाँ पे इंक्रीमेंट को क्लियरली देख सकते हो। नो डाउट इंडिया में जो स्कूल इनरोलमेंट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, उसमें वृद्धि हुई है। इट्स 2,720 लाख्स, और ये इंक्रीमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्कूल इनरोलमेंट में। और ये भी इंडियन इकोनॉमी के जनरल एजुकेशन में एक ग्रोथ के पैटर्न को दिखा रहा है। यहाँ पे हम जितने भी डेटा यूज़ कर रहे हैं ये सब एक पैटर्न को शो कर रहे हैं कि यस, टाइम पीरियड पहले जो था उसमें स्कूल्स इनरोलमेंट से लेकर के, नंबर ऑफ़ स्कूल से लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के सारी चीज़ें बहुत कम थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे इंडिया में प्लानिंग करी गई है, योजनाओं को और उनके बनने के दौरान देश में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, जिससे कि एजुकेशनल सेक्टर का ग्रोथ हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो गवर्नमेंट एलोकेशंस किए गए हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है एजुकेशन सेक्टर पर, वो भी आपका टाइम पीरियड के साथ बढ़ा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए जाते हैं अलग अलग सेक्टर पर,
तो उसी में अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर था 1950 से 51 में, जो कि ये हम देख रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, कितना परसेंट जीडीपी का एजुकेशनल सेक्टर के ग्रोथ पर खर्च किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, जो कि 1950 से 51 में 1.5% थी। जीडीपी का 1.5% एक्सपेंडिचर होता था गवर्नमेंट के द्वारा किस पे भाई, तो एजुकेशनल सेक्टर के ग्रोथ पे, जो कि 2013-14 में बढ़ करके, जो कि 2013-14 में बढ़ करके हो गया 4.13%, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1% का तक था, वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2013-14 टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता चला गया वैसे वैसे वो बढ़ करके 1% से कितना हो गया, 4%। तो 4 गुना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है ऑन द एजुकेशनल सेक्टर, और आप कह सकते हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, जिसका एकमात्र उद्देश्य है इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर का ग्रोथ कराना। पूरा का पूरा जो जनरल एजुकेशन है हमारे कंट्री का, उसका डेवलपमेंट, उसका एक्सपेंशन, और इन सारे उद्देश्य से गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, और ये एक रिमार्केबल इंक्रीमेंट शो करता है और रिमार्केबल एक्सपेंशन शो करता है इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशनल सेक्टर में। वहीं पर सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंडियन इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, जहां 1950 से 51 में, 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्र 27 यूनिवर्सिटीज़ होते थे या थे। वही नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 2012-13 में, 2012-13 में बढ़ करके हो गए आपके 723। तो आप देख सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, वो तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, बट नंबर ऑफ जो इंक्रीमेंट है आप वो भी क्लियरली देख सकते हो कि कितने ज़्यादा नंबर्स में भी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। और ये सब शो करते हैं कहीं ना कहीं कंट्री के एजुकेशनल सेक्टर के डेवलपमेंट को, कि इस तरह का डेवलपमेंटल पैटर्न कंट्री में रहा है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ को बतलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइमरी नंबर ऑफ स्कूल से शुरू करते हुए यूनिवर्सिटीज़ तक जितना भी ग्रोथ रहा है अलग अलग टाइम पीरियड में, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्लानिंग बिल्कुल एजुकेशनल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में ट्रेमेंडस एक्सपेंशन या ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ है, और इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है ये सारा पॉइंट्स। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि ग्रोथ हुआ है इंडियन इकोनॉमी के जनरल एजुकेशन पर। अब बात करेंगे और किस तरह का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने कहा आपको पॉइंट वाइज हम ग्रोथ देखेंगे, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये डेटा आप नोट कर सकते हैं। सो दैट आप इस तरह के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपने आंसर को और भी ज़्यादा क्लियर और इलैबोरेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट जो ग्रोथ को शो करता हुआ पॉइंट है, दैट इज एलिमेंट्री और प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन। एलिमेंट्री को ही हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं और मिडिल एजुकेशन, ये एक हम लोगों ने जनरल एजुकेशन की बात करी थी। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन जो है उसका किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में वो ग्रो कर रहा है। तो वो सबसे पहले तो बात कर लो
कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हो गया प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन refers to the primary, it refers to the primary and middle school education। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन होता है उसी को एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो आपका एलिमेंट्री स्कूल है इसमें प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन तो है ही, बट इसका एग्जैक्ट और क्या मतलब है, तो इट रेफर्स टू द 8 years ऑफ स्कूलिंग। ये 8 years ऑफ स्कूलिंग को बतलाता है इन द एज ग्रुप। इट रेफर्स टू 8 years of schooling between the age group of 6 to 14। 6 से 14 साल तक की उम्र के बीच के जितने भी बच्चे हैं वो उनका 8th क्लास तक जो भी एजुकेशन है उसी को हम एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं कि इंडिया में इस एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या फाउंडेशन रहा है। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये ह्यूमन रिसोर्स के ग्रोथ का फाउंडेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना बेहतर होगा, कह सकते हैं आप कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उतना ही बेहतर होगा किसी भी देश में, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स का एक तरह का फाउंडेशन है, आप कह सकते हैं नींव है, ठीक है। सो एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। उसके अलावा 2013-14 में नियरली 96.8% जो बच्चे थे रूरल एरियाज़ के, उनका इनरोलमेंट हुआ था एलिमेंट्री एजुकेशन में। रूरल एरियाज़ में जो इनरोलमेंट हुआ है बच्चों का, जो नामांकन हुआ है बच्चों का, वो आपका 96.8% हुआ है। और ये डेटा हमारे 2013-14 का है, ठीक है। 2013-14 में स्कूल इनरोलमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रूरल एरियाज से स्कूल इनरोलमेंट का जो रेट है वो 96.8% रहा, जो कि शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी में एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन जो है, मिडिल स्कूल एजुकेशन जो है, ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज ये डेटा सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ का है, विच इज़ वेरी गुड। अदर देन दैट, गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के कई तरह के नॉर्म्स बनाए गए हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया है टू द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, ताकि जो एक फंडामेंटल राइट है बच्चों का वो उनको मिल सके। और एक फंडामेंटल राइट के तौर पर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की योजना बनाई गई है, ताकि एक जो इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है कि हमारे देश का पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो हो सके, और इससे ओवरऑल कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक उसी तरह से इंडिया में प्राइमरी स्कूल्स एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 की बात करें हम, तो अब देर आर 12,60,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, जो कि हमें पता चलता है एक और इकोनॉमिक सर्वे से जो किया गया था। प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से हमको पता लगता है, और ये इकोनॉमिक सर्वे कब किया गया था, तो 2011-12 में। नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, और इंक्रीमेंट जो हुआ है वो है 12,60,000 का इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह के ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं
जिसके तहत एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी सबसे पहले तो टैक्सेस हैं, उनको इंक्रीज़ किया गया है। 2% तक एजुकेशनल सेस कर दिया गया है। एजुकेशनल सेस विच इंक्लूड्स द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, और उन फंड्स का गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं वापस से एजुकेशनल सेक्टर के डेवलपमेंट पर ही, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें वो कई तरह से जो टीचर्स को सैलरी पे की जाती है वो उसके थ्रू होती है। अदर देन दैट जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसकी जो फंडिंग होती है वो उसी तरह के सेस से पूरी की जाती है। और ये सब भी टाइम के साथ इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ है और ये कंटिन्यूटी में इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, विच शोज़ द definite growth of education sector in the Indian economy in a different way. This would be the second point जो कि growth को दिखा रहा है। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। And the next point is secondary education. सेकेंडरी एजुकेशन जो है इंडियन इकोनॉमी में, सबसे पहले तो वो जान ले कि ये है सेकेंडरी एजुकेशन मतलब क्या। जैसे प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन इज़ 8th क्लास अप टू, जिसमें 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में क्लासेस 9th and 10th, और ये जो मूव कर जाते हैं क्लासेस 9th and 10th, जो कि मूव करते हैं किस में, हायर एजुकेशन में, विच इज़ 11th and 12th। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो हो गया आपका वो हो गया इट स्टार्ट्स विथ क्लास 9th and 10th एंड मूव्स टू क्लास 11th to 12th एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये हो गया आपका सेकेंडरी लेवल। नाइन्थ 10th और 11th 12th जो है जिसमें अभी आप लोग हैं, ये हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आता है। सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड जो डेटा है इंडियन इकोनॉमी में वो कुछ इस तरह के हैं कि देर आर 1,90,000 सेकेंडरी स्कूल्स हैं इंडियन इकोनॉमी में एज पर इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया है 2011-12 में। इंडिया में जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया 2011-12 में, इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इंडियन इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो हैं हमारे कुल 1,90,000। सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या 1,90,000 दर्ज की गई है। उसके अलावा NCERT was set up in 1981। NCERT इसका सेटअप हुआ था 1981 में, और NCERT जो है वो 1981 में सेटअप हुआ था टू प्रमोट स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसका सेटअप किया गया था। साथ ही साथ जो NCERT है ये वर्क करता है एज एन एकेडमिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NCERT कैसे काम करता है, इसका सेटअप क्यों हुआ, तो ये एक तरह का एकेडमिक एडवाइज़र के तौर पे काम करता है। किसके लिए, तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एज एन एकेडमिक एडवाइज़र के तौर पे काम करता है। इसका सेटअप किया गया है 1981 में, और ये इसका पर्पस है कि इंडियन इकोनॉमी में जो स्कूल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसलिए
एनसीईआरटी का सेटअप सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के पर्पस से पर्टिकुलरली किया गया है, बट सिर्फ ये 9, 10, 11, 12 पे फोकस नहीं करता है, ये प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन पर भी फोकस करता है, बिकॉज इसका ओवरऑल पर्पस ही है स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना। और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, इनका सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, और ये सब एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ को बताते हैं। अब बात कर लेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन के बारे में, कि हायर एजुकेशन किस तरह का इंडिया में रहा है समय के साथ उसका क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देन हम उसके बाद आगे चलेंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद पहुंच गए हैं हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन का बेसिक मतलब हो गया, इट रेफर्स टू द जनरल, मेडिकल, मैनेजेरियल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशंस। जितने भी आपके अदर प्रोफेशनल्स पर्टिकुलर एजुकेशंस होते हैं, लाइक MBAs, मैनेजेरियल एजुकेशंस हो गया आपका, या मेडिकल एजुकेशंस हो गया, पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के लिए आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो सब आपके हायर एजुकेशन में आता है। एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन इज़ मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। जो इंडिया में जनरल एजुकेशन का एक्सपेंशन हमने अभी अभी देखा, तो उसकी तुलना में अगर हम बात करें हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है वो जनरल एजुकेशन की तुलना में कम हुआ है इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट टाइम पे, ये तो पक्की बात है, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशंस के तौर पर इंडिया में जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा कम ही है अभी तक। नियरली 80% इनरोलमेंट जो है वो लोगों का अभी भी जनरल एजुकेशन में देखने को मिलता है, रादर देन द हायर एजुकेशन। बिकॉज आप देखोगे जनरल एजुकेशन में लोग नॉर्मल कोर्सेज कर लेते हैं, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, कंपेयर टू द इंजीनियरिंग का कोर्स या पर्टिकुलर मेडिकल के कोर्सेज। तो कंपैरेटिवली जो जनरल एजुकेशन है उसमें उसका एक्सपेंशन ज़्यादा है, उसमें लोगों का इनरोलमेंट रेट ज़्यादा है, और रीज़न है आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो फंडिंग्स हैं या जो इससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो एज एन इंडिविजुअल के पॉकेट पे का बर्डन जो है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ये कारण है। उसके अलावा अगर बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं इंडिया में जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो नियरली 723 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडियन इकोनॉमी में जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एज पर द नीड ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि जितना रिक्वायरमेंट है हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार, क्या उतनी यूनिवर्सिटीज़ है, तो कंपैरेटिवली कम है, बट ये हम प्रीवियस टाइम से कंपेयर करेंगे क्योंकि हम ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, तो ग्रोथ वाइज देखोगे तो ये डेफिनेटली इंक्रीज़ को शो करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं UGC, वो प्रमोट करता है और कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, ठीक है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका काम है कि जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, उनको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना बेसिकली, और इस तरह से वो काम कर रहे होते हैं देश में, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, और ये प्रमोट करने के लिए UGC का सेटअप हुआ है इकोनॉमी के अंदर। अदर देन दैट ये जो है फाइनेंसेस भी कंट्रोल करता है। UGC जो है ये यूनिवर्सिटीज़ जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें जिस भी तरह का फाइनेंसेस है या जिस भी तरह का उसमें एक्सपेंडिचर किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, ये तमाम चीज़ों को गाइड करता है, ये तमाम चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज किया जाता है UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप इग्नू के नाम से भी जानते हैं, इसका भी सेटअप इंडियन इकोनॉमी में 1985 में किया गया था। इग्नू का सेटअप हुआ था इंडियन इकोनॉमी में 1985 में। डिस्टेंस कोर्स वगैरह करने में ये देश के लोगों को, बच्चों को प्रमोट करता है। डिस्टेंट एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड कराने के लिए इस यूनिवर्सिटी का सेटअप पर्टिकुलरली देश में किया गया है, और इस तरह से हायर एजुकेशन
के भी ग्रोथ पर फोकस किया गया है, बट अगर हम कंपेयर कर लें टू द जनरल एजुकेशन तो कंपैरेटिवली कम है, बट ओवरऑल में देखोगे तो एज कंपेयर टू अर्लियर प्रेजेंट टाइम पे इनका सेटअप जो है वो थोड़ा बढ़ा है। तो ये भी एक ग्रोथ पैटर्न को ही दिखा रहा है इंडियन इकोनॉमी में एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट जो कि ग्रोथ को बताता है दैट इज टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से देखोगे तो इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया में 43 ऐसे डिप्लोमा लेवल्स हैं पॉलिटेक्निक्स के इंडिपेंडेंस के टाइमिंग पर थे, और ये नंबर प्रेजेंट टाइम पे बढ़ कर के 1914 हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे 14 डिप्लोमा के कोर्सेज हुए करते थे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। इसी को बढ़ा करके प्रेजेंट टाइम पे 1914 कर दिए गए हैं। अभी आपके टोटल 1914 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि इंडिपेंडेंस के टाइमिंग पर सिर्फ 14 थे, जो कि इंडिकेट करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन का अनडाउटेडली एक्सपेंशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। नंबर ऑफ डिग्री लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इंडिया में बढ़ गए हैं, 40 से बढ़ कर के 1949 हो गए हैं। 40 थे आपके इंजीनियरिंग रिलेटेड, 40 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया में जो कि इंजीनियरिंग कोर्सेज कराते थे, और ये डेटा 1949 का है। ओके, 1949 में 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, तुम ऐसा समझ सकते हो, जो कि 2009 से 10 में बढ़ करके 2800 हो गए। प्रेजेंट टाइम पे ये 2800 है 2009 से 10 के रिपोर्ट के अनुसार। 2009 से 10 में यही 40 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बढ़ करके 2800 हो गए। तुम परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट देखोगे तो काफ़ी हद तक ग्रोथ आपको नज़र आएगा कंपैरेटिवली एट दैट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस हम बात करें तो नो डाउट यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हद तक चेंजेस इकोनॉमी में करे गए हैं। ये भी ग्रोथ को ही दिखाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज रूरल एजुकेशन। कंट्री में रूरल एजुकेशन को भी काफ़ी हद तक प्रमोट किया गया है, और रूरल एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में फिनोमिनल तरीके से एक्सपैंड करे हैं। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल का सेटअप किया गया है इंडिया में ताकि एक्सपैंड किया जा सके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को इन द रूरल एरियाज़। 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अभी जो कि इस काउंसिल के अंदर अभी रन कराए जा रहे हैं, ऑपरेट कराए जा रहे हैं। अभी भी एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाइक फ्री एजुकेशन का टू द रूरल चिल्ड्रन, साथ ही साथ कंपलसरी एजुकेशन हो गया, आपके शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, ट्राइबल कास्ट हो गए, उस कैटेगरी के जितने बच्चे हैं उनको फ्रॉम द रूरल एरियाज़, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, प्रोविजंस अपनाए जा रहे हैं ताकि रूरल एजुकेशन को भी इंडियन इकोनॉमी में प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। तो इकोनॉमी में हर एक कैटेगरी पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें एडल्ट एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। स्पेशल प्लान्स और अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि जो एडल्ट्स हैं इकोनॉमी के, स्पेशली इंडिया में जितने भी एडल्ट्स हैं वैसे जो कि इलिटरेट हैं, उनको
उनकी इलिटरेसी को कम करने के लिए कई तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसका भी सेटअप किया गया है इस रिगार्ड में 1998 में, और इस तरह से वो सारे मिल करके काम कर रहे होते हैं ताकि एडल्ट एजुकेशन जो है वो पढ़ सके। और इंडिया में जो इलिटरेसी की समस्या है, न कि सिर्फ बच्चों में, बच्चे की तो इलिटरेसी को दूर किया जा सकता है, वी हैव टाइम, बट जो एडल्ट हैं उनकी लिटरेसी को भी दूर करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दैट स्पेशल प्रोग्राम्स का सेटअप हो चुका है, बहुत तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, कुछ ऐसे क्लासेस अरेंज किए जा सके इवनिंग टाइम पे वैसे वर्किंग एडल्ट्स के लिए जो कि इलिटरेट हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट भी देखे होंगे इंडिया में जिसमें वैसे मजदूर हो गए या वैसे गरीब किसान हो गए जो कि एक्चुअली इलिटरेट हैं, बट दिन भर वो काम कर रहे होते हैं बिकॉज वो पुअर भी हैं एट द सेम टाइम, तो अपने पॉवर्टी को से बाहर निकलने के लिए वो काम नहीं छोड़ सकते, तो दिन में उनको क्लासेस नहीं दिए जा सकते हैं, बट इवनिंग में ऐसे कुछ क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है जिसके तहत उनको क्लासेस दिया जाए, फ्री में एजुकेशन मिले और उनकी इलिटरेसी जो है वो दूर हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशनल सेक्टर के ग्रोथ को बताती है, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी में और उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। वो टॉपिक हम हमारे अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।